वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स का एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी आपस में डिस्कस कर ली है। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है, इसके एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है, वे लोग क्या कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां इसकी थ्योरी देख सकते हैं और आई बटन पर भी यह उपलब्ध है। इसके अलावा जो है इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, नीचे लिंक में पीडीएफ भी दिया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। जैसे कि जनगणना से आप लोग अवगत होंगे, हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी जनगणना किया जाता है, जिसमें कि रहने वाले लोगों की जनसंख्या, वे किस तरीके का काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो पालमपुर की जनगणना के बारे में बताना है। जैसे कि हम लोगों ने पालमपुर गांव का जब चैप्टर डिस्कस किया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पालमपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना था। तो यहाँ क्या क्या डिस्कस करना है, पालमपुर के अवस्थित क्षेत्र को बताना है, गांव का कुल क्षेत्र बताना है और भूमि का उपयोग जो है वो कितने हेक्टेयर में किया जाता है। आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के डब्बे दिख रहे होंगे, हम इसे आपको समझाते हुए जाएंगे, आप समझने के बाद जो है इसे आसानी से भर लीजिएगा। तो पालमपुर में जो अवस्थित क्षेत्र हैं वो कितने हैं, तो जो अवस्थित क्षेत्र हैं यहाँ के पड़ोसी गाँव व कस्बों से अच्छी तरह यहाँ जुड़ा हुआ है और निकटतम छोटा कस्बा जो है शाहपुर एवं निकटतम बड़ा गांव यहाँ पे रायगंज है। जैसे कि चलिए इसे समझते हैं कि अवस्थिति क्षेत्र यहाँ पे क्या क्या है। तो जो भी पालमपुर के आसपास के गांव हैं, यहाँ उनका संबंध क्या है, इस गांव से अच्छा है, इसलिए ये क्या है, एक तरीके से जुड़े हुए हैं। और निकटतम छोटा कस्बा जो है शाहपुर है, मतलब छोटा इलाका शाहपुर है, और यहीं से क्या होता है, शाहपुर में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने सामानों का व्यापार व्यवसाय क्या करते हैं, रायगंज में जाकर करते। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे व्यापारियों के काम धंधों के बारे में जाना था। वो क्या करते हैं, अपने मतलब सामान को, जैसे कि गुड़ वगैरह हो गया, दूध वगैरह हो गया, उन सबको वो कहाँ जाकर बेचते थे, तो रायगंज में बेचते थे। रायगंज क्या है, उनका एक बड़ा सा गांव है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपको भारत की पालमपुर के बारे में बताना है कि उस गांव का कुल क्षेत्र कितना था। तो पालमपुर के गांव का कुल क्षेत्र जो है वो 200 + 50 + 26 यानी कि 276 हेक्टेयर में था टोटल। उसके बाद चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि का उपयोग हेक्टेयर में बताना है कि भूमि का उपयोग कितने हेक्टेयर में किया जाता था। तो भूमि का उपयोग जो है वो हेक्टेयर में किया जाता था। कितने हेक्टेयर में, चलिए इसे समझते हैं एक सारणी के द्वारा जो कि दिया गया है। यहाँ पे जो है सिंचित भूमि जो है वो 200 हेक्टेयर के करीब थी, असिंचित भूमि जो है वो 50 हेक्टेयर के करीब थी, और जो भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है वो टोटल जो है, जिसमें कि निवास स्थान है, तालाब है, चारागाह है, इन चीज़ों के लिए 26 हेक्टेयर थी। आपको इसका जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब इससे हम आगे करते हैं, आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पालमपुर के गांव में क्या क्या सुविधाएं थी, जिसमें कि शैक्षिक सुविधा के बारे में बताना है, चिकित्सा सुविधा, यहाँ पे बाजार की व्यवस्था कैसी थी, बिजली आपूर्ति कैसी थी, संचार की व्यवस्था कैसी थी और निकटतम कस्बा कैसा था। चलिए पालमपुर के गांव की सुविधा के बारे में जाने कि यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था क्या थी। तो एक उच्च विद्यालय था, हाई स्कूल, और 2 प्राथमिक पाठशालाएं थी जिसमें छोटे बच्चे पढ़ने जाते थे। और चिकित्सा जो है, यहाँ पे अस्पताल वगैरह और दवाई संबंधी चीज़ें की क्या जानकारी थी। तो एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और एक निजी दवाखाना था जहाँ पे लोग अपना जांच करवाने जा सकते थे, डॉक्टर को दिखवाने, और आसपास में एक फार्मेसी भी थी जहाँ से वो दवाई खरीद सकते थे। उसके बाद बाजार जो है, यहाँ पे एक सुविकसित बाजार था। आप जानते ही होंगे कि रायगंज के इलाके में जो है पालमपुर का बाजार हुआ करता था, जहाँ से गाँव से लोग बाजारों में अपने सामानों को बेचने जाते थे रायगंज में। बिजली आपूर्ति जो है, पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए थे, मतलब इस अवस्था से बिजली पूर्ति में वे काफी उत्तम अवस्था में थे। वहाँ पे किसान भी क्या करते थे, बिजली का प्रयोग जो है रहट वगैरह या फिर मोटर को चलाने के लिए किया करते थे। संचार जो है, यहाँ पे सड़क और परिवहन की सुविकसित प्रणाली थी। पालमपुर से रायगंज तक जाने के लिए, शाहपुर जो था उससे रायगंज तक जाने के लिए जो है यहाँ पे सड़कें जो बनवाई गई थी वो पक्की सड़क बनवाई गई थी, क्योंकि जो व्यापारी थे वो सामान जो है इसी पक्की सड़क से ले जाया करते थे ताकि उन्हें जो है परिवहन चलाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निकटतम कस्बा यहाँ पे क्या था, तो शाहपुर था, मतलब शाहपुर से ही रायगंज की ओर क्या किया जाता था, व्यापार और व्यवसाय किया जाता था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेती की आधुनिक विधियों के लिए अधिक आगतों की आवश्यकता होती है और उन्हें उद्योगों में भी निर्मित किया जाता है। क्या आपसे सहमत है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि खेती के लिए आधुनिक विधियों जैसे कि आगतों की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, उन उद्योगों में
विनिर्मित किया जाता है। आप इससे सहमत है? तो हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों से कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए और HYV बीजों को अधिक पानी चाहिए और इसके साथ ही बेहतर नतीजों के लिए रासायनिक खाद कीटनाशक भी चाहिए। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं, ट्रैक्टर एवं भैंसर जैसी मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। HYV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हेक्टेयर तक हो गई थी। अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूं है। चलिए अब इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो कृषि में तकनीकी सुविधा होती है उसको तो लाना अत्यंत ही आवश्यक है। मतलब जो गांव के किसान थे, पालमपुर गांव के, वहाँ कुछ गरीब किसान भी रहते थे और कुछ जो अमीर किसान भी रहते थे, तो जिनकी स्थिति अच्छी थी उनको आधुनिक तकनीकी खेती में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान था, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया, उसके बाद उत्तम किस्म की बीजें हो गए जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती, तो पानी हमको अधिक चाहिए तो उसके लिए मोटर वगैरह लगाना आवश्यक था। मोटर के लिए बिजली भी होनी पर्याप्त थी। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद क्या कर सकते थे हम, खेती वगैरह अच्छी तरीके से कर सकते थे। उसके बाद जो कटाई होती है, कटाई वाली हमें मशीन भी, थ्रेसर वगैरह भी उपलब्ध होने चाहिए। ये आधुनिक तकनीकी विधि से खेती की जा सकती है, कम समय में अच्छी पैदावार हम लोग उपजा सकते हैं। उसके अलावा इन जितने भी मोटे अनाज वाले अन्न हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, तब हम बाहर भी बेच सकते हैं और हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्याप्त गेहूं भी बचा रह जाएगा। यहाँ पे जो HYV बीजों की सहायता से क्या किया गया, तो पहले 1300 ही किलोग्राम थी प्रति हेक्टेयर, लेकिन जब HYV बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तब ये 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। आप इसी डाटा से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितने वृद्धि ज़्यादा हो सकी। अब चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। तो आप भी सोचे कि पालमपुर में बिजली के प्रसार से तो किसानों की बहुत ज़्यादा फायदा। उन्हें जो पानी की समस्या थी वो मोटर वगैरह, समरसेबल वगैरह लगा के जो है पानी को आसानी से उपलब्ध कर लेते थे ताकि उन्हें खेती वगैरह में दिक्कत न हो सके। बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों के विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली के प्रसार में विभिन्न तरीकों से सहायता की। सबसे पहले इसने पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता की। इससे पहले वे रहट के द्वारा काम चलाते थे, लेकिन अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था और इसमें काफी ज्यादा समय भी लगता था। जब बिजली आ गई तो बिजली के कारण कम समय लगते थे और मोटर से तुरंत पानी खींचा जाता, जिससे कि खेती भी कम समय में हो जाती। उसके अलावा उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास, उन लोगों के पास, किसानों के पास इतनी पानी पर्याप्त थी कि वो खेती आसानी से कर सकते थे। यह अनिश्चित है, भ्रमणशील है। बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत हाथ से काम और चिंताओं से मुक्ति मिल गई, क्योंकि बिजली से बहुत सारे उनके जो मशीन वगैरह थे वो चल जाता, जैसे कि थ्रेसर वगैरह हो गया, उनको वो बिजली से चला लेते थे और जो घंटों का काम था वो मिनटों में वे आसानी से कर लेते थे। जिसमें बहुत दिन लगते थे वो आसानी से 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट हो जाते थे। तो बिजली आ जाने से पालमपुर में बहुत ज़्यादा किसानों की सुविधा हुई। एक तो उन्हें जो पानी की समस्या थी वो दूर हो गई, वो आसानी से पानी ले पाते थे और उसके अलावा वर्षा पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इसके अलावा बहुत सारी जो कृषि में उपयोग होने वाली मशीनें हैं वो बिजली से चलती थी, तो इस कारण जो है उनकी समय की भी बचत हुई और उन्हें जो है अच्छी पैदावार भी उपलब्ध हो पाती थी। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि के लिए खेती उपलब्ध हो जाती है तो वे थोड़ी ही जमीन पर अधिक उत्पादन करते हैं। चलिए हम समझते हैं, जो सिंचित क्षेत्र होते हैं यानी कि जिस पर भी हम खेती कर रहे हैं, जिस पर भी हम क्या कर रहे हैं, बीजों को सींच रहे हैं, तो उनको बढ़ाना जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि भारत में मानसून कभी भी अनिश्चित रूप से ही और भ्रमणशील है, कभी आती है और तो कभी नहीं भी आती है। तो कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए इतनी जमीनें पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे क्या करेंगे, थोड़े जमीन पर ही अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि अगर हम भूमि को कुछ समय तक पड़ती के लिए ना छोड़ें, 3-4 साल तक या 1-2 साल तक, तो यह भूमि बंजर हो जाएगी। लेकिन अगर किसानों के पास कम सिंचित क्षेत्र है और उन्हें फायदा कमाना है तो वो इस बात के लिए सोचेंगे ही नहीं कि हमको जमीन को छोड़ना चाहिए। वे उसी पर 2-3 तरह की खेती करेंगे, जिससे लगातार खेती करने से भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो सकती है। अब अगर हमें भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखनी है तो हमें उसे पड़ती के लिए छोड़ना अनिवार्य होता है।
अब चलिए आगे पढ़ते हैं। पालमपुर में 450 परिवारों के भूमि वितरण की एक सूची बनाइए। मतलब पालमपुर में टोटल 450 लोग रहते थे, उनके बारे में बताना है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो लोग थे वो क्या थे, तो 180 थे। और जो भूमिहीन परिवार है उनकी संख्या कितनी थी, 150 दलित। और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार 180, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार जो है 95, और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले जो है वो 25 परिवार। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो धनवान परिवार था वो 25 टोटल। उसके बाद उससे अधिक जो है 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार वो हो गए 95। उसके अलावा जो है 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जिनको अपना जीवन कुछ ही भूमि पर निर्भर होना पड़ता था वे थे 180 हैं, जो है खेती के अलावा कुछ और भी काम करना पड़ता था। भूमिहीन परिवार थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ पे कम भूमि पे ही बहुत ज़्यादा लोग काम करते थे, यानी कि 150 दलित होते थे। इनके घर भी क्या होते थे, छोटे होते थे। बाकी जो अन्य किसानों के बारे में हमने जाना, उनके घर काफ़ी अच्छे होते थे और उनका व्यापार व्यवसाय काफ़ी अच्छा चलता था। वो खेती के अलावा दुकान वगैरह भी किया करते थे और एक नहीं मतलब अनेक तरीके के कार्य को करते थे जिससे उन्हें फ़ायदा भी मिलता था। यही है टोटल 450 परिवारों की लिस्ट। आप इसको क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले आप थोड़ा इंट्रो में लिख सकते हैं 2-4 लाइन की। पालमपुर में 450 भूमि की वितरण की एक सारणी क्या है, तो यहाँ पे टोटल जनसंख्या जो है 450 लोग यहाँ रहते हैं और जो है कुछ परिवार भूमिहीन हैं, कुछ जो है 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले 95 परिवार हैं, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले 25 परिवार हैं। जो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले 25 परिवार हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी, उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, वे आराम से कृषि वगैरह कर लेते हैं, व्यापार व्यवसाय करने में उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती, उनका भरण पोषण आसानी से होता है, उसके बावजूद भी उनका अन्न बचा रह जाता है। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले जो परिवार हैं यानी कि 95 लोग, उनकी भी स्थिति अच्छी है। और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो परिवार हैं वो मध्यम वर्ग के परिवार है जिनको बैलेंस कर चलना पड़ता है। लेकिन जो भूमिहीन परिवार है उन्हें खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी इन्हें काम मिलता है तो कभी इन्हें काम नहीं भी मिल पाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से क्यों कम है। पालमपुर में खेतीहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम इसको समझते हैं कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिक जो है उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। तो अब आप देख रहे हैं कि पालमपुर जो गाँव है वहाँ पे तकनीकी सुविधा आ जाने के कारण, जैसे कि बिजली वगैरह, उसके बाद आपको कीटनाशक यंत्र, फिर थ्रेसर, उसके बाद ट्रैक्टर, इन चीज़ों के आ जाने से जो श्रमिक का काम होता है ये मशीन कर जाते हैं, जिस कारण जो है आदमियों को काम मिलना बंद हो जाता है खेतीहर श्रमिकों को। इस कारण जो है इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए या तो साहूकार से कर्ज लेना होता है और कर्ज के बदले ये क्या करते हैं, कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही कारण है कि पालमपुर में जो खेतीहर मजदूर है वो कम मजदूरी पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना है। अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम कर रहे या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में किसी को चुने और उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है, क्या वे कर्ज में। चलिए पहले इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कि जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था जिस समय, तो उस समय हमने 2 लोगों के बारे में जानकारी ली थी, मतलब 2 व्यक्ति हैं जो अपने अपने गाँव के बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ श्रमिकों की स्थिति ऐसी है, और जो दूसरी लेडीज रहती है वो अपने गाँव के बारे में बताती है कि हमारी स्थिति जो है आपके गाँव से भी बहुत ज़्यादा खराब है। हमने क्या देखा कि जो पुरुष थे उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन उनको भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन महिला की स्थिति जो थी वो अत्यंत ही खराब थी। और हमने यहाँ पे बहुत सारे कहानियों को भी अध्ययन किया था, जिसमें कुछ लड़कों की भी कहानी दी गई थी कि वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या करता है, तो कर्ज लेता है साहूकार से, और उस कर्ज को चुकाने के लिए वो 100 रुपये में ही डेली मजदूरी करने को तैयार हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी घटना है। आप भी अपने गाँव या अपने शहर में आसपास के लोगों से, श्रमिकों से पूछिए कि आप क्यों काम करते हो और आपको कितनी मजदूरी मिलती है, क्या आपको नगद पैसा मिलता है या आपको गेहूं मिलता है या फिर कोई अन्य मिलता है। क्योंकि जो जमींदार वगैरह होते हैं वो किसानों को अपने भूमि पर काम करवाते हैं, तो भूमि पर काम करने वाले किसानों का मालिकाना हक जमीन पर नहीं होता है। वे क्या होते हैं, तो बस वे काम करने योग्य श्रमिक होते हैं। उसके बाद उन्हें वेतन शायद ही मिल पाता है, बस उन्हें भरण पोषण करने के लिए कुछ अनाज दे दिया जाता है। तो आप भी अपने आसपास के किसानों और श्रमिकों से बात करें कि उन्हें जो है किस तरीके से मजदूरी मिलती है या फिर वस्तु ही वगैरह मिलते हैं। चलिए अब इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी 2 खेतीहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम में जाते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 70 या 80 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता है। बहुत से लोग कम दरों पर भी काम करने के लिए राजी होते हैं, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है, इसलिए वे कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाइयों से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। इसके
इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र के बारे में, ये रामदेव और लक्ष्मी 2 खेतीहर मजदूर है, वो अपने ही जगह पर काम करते हैं और जो मजदूरी करते हैं उन्हें 70-80 रुपये डेली का मिल जाता है, लेकिन उनकी जो मजदूरी है वो नियमित नहीं है, मतलब कभी मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता। इस कारण जो है उनकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिस दिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है तो घर का पालन पोषण करने के लिए उन लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं और उन्हें उस कर्ज को चुकाने के लिए दुगने तरीके से काम करना पड़ता है। जो भी उनकी कमाई आती है उसमें वो आधा कर्ज दे देते हैं और आधा से अपने भरण पोषण करते हैं अपने परिवार का। चलिए आगे समझते हैं कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके कौन से हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुविधि फसल है, जिसमें हम एक से अनेक तरह का फसल लगाते हैं। जैसे कि हम जब चैप्टर आप लोगों को पढ़ा थे तो उस समय बताए थे कि गेहूं के साथ बथुआ लगाया जाता है, या आप देखते होंगे कि गेहूं के खेत में सरसों वगैरह भी लगाया जाता है। तो ये बहुविधि फसल प्रणाली है। भूमि के एक ही टुकड़े पर वर्ष में कई फसल उगाना, जैसे कि हमने रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल के बारे में सुना था। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसल उगाते हैं। पिछले 15 से 20 वर्षों में कई तरह के लोग 3 फसल के रूप में आलू भी उगाने लगे। आधुनिक तरीके से प्रयोग करते हैं। पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में किसान में आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले में भारत के पहले किसान थे। इन क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप, HYB बीज और रासायनिक खादों एवं कीटनाशक का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेसर का भी प्रयोग किया गया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। HYVB बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई और अब किसानों के पास बहुत सा अधिक गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता था। चलिए इसे हम समझते हैं कि जो पालमपुर के लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली को अपना। जैसा कि आपको बताया गया कि वे रबी फसल, जायद फसल और रबी खरीफ फसल की भी खेती किया करते हैं, मतलब एक वर्ष में वो कई तरह की फसल उगा लिया करता है। तो पालमपुर के जो लोग थे वो केवल 2 ही तरीके के फसल को उगाते थे, लेकिन धीरे धीरे 15 से 20 वर्षों में वे लोग आलू भी उगाने लगे, जो कि तीसरी फसल कहलाई। उन्हें अपनी कृषि में विस्तार करने के लिए तकनीकी विधि का प्रयोग किया, उत्तम प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया गया, उत्तम प्रकार के बीजों का प्रयोग किया गया, बिजली से चलने वाले कई प्रकार के मशीन, थ्रेसर, ट्रैक्टर वगैरह का भी प्रयोग किया गया, ताकि वो कम समय में अच्छी खेती कर सके और 2-3 तरह की खेती कर सके। इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने HYV की बीजों की सहायता से क्या किए, तो उन्होंने इस विधि का प्रयोग करके जहाँ पे वे 1300 किलोग्राम गेहूँ उगा पाते थे, अब वे उनकी जनसंख्या बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। तो अब गेहूं जो है उनके पास काफी ज्यादा होती भी थी और वे उसका व्यापार व्यवसाय भी किया करते। अब अगले क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्यों का ब्यौरा दीजिए। भूमि को मापने की मानक इकाई क्या होती है, हेक्टेयर होती है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि वह कितने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 35 से 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती करना शुरू करे तो उसके पास इसके लिए जरूरी साधन है, न बीज, खाद व कीटनाशक खरीदने के पैसे हैं। एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपसर्ग एवं कार्यशील पूंजी नहीं है। इन सब चीजों का प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर धन उधार देना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना रहती थी कि वो कर्ज में डूब जाए तो सदैव उसके लिए बड़ी चिंता का कारण होता था। चलिए अब हम यहाँ समझते हैं कि जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसके अंतर्गत क्या चीजें कि 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्यों का ब्यौरा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पालमपुर के गांव के विषय में पढ़ा था, तो उस समय हमने क्या देखा कि वहाँ पे कुछ बड़े किसान हैं और कुछ छोटे भी। जो बड़े किसान हैं उनको भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक और अधिक से अधिक 10 हेक्टेयर तक भूमि थी, लेकिन जो गरीब किसान थे, नीचे के स्तर के किसान, उनको मात्र 100 मीटर की ही भुजा वाले हेक्टेयर भूमि पर खेती करनी होती थी। उनके गरीबी के कारण उनके पास जो है भूमि का क्षेत्र जो है वो काफी कम था, जिस कारण उन्हें इतनी ही भूमि पर खेती करनी होती थी। अब 100 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने के कारण जो है उनका भरण पोषण जो है ठीक से हो भी नहीं पाता था, मतलब वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। इस कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें जो है बड़े जो किसान होते थे उनके यहाँ 30 से 40 रुपये या 35 से 40 रुपये जो है केवल हम हर दिन के लिए उन्हें खटना पड़ता था।
तो इस तरीके से वे अपने परिवार का भरण पोषण केवल अपने 100 हेक्टेयर भूमि से नहीं कर पाते थे, उनके अलावा उनको और भी काम करने पड़ते थे। इसके अलावा अगर किसान चाहता तो मान लीजिए कि वो 100 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर रहा है, तो इसके पीछे जो है उसे बहुत सारे नुकसान भी थे, फ़ायदे नहीं थे, क्योंकि ना तो उसके पास आधुनिक तरीके की बीज की सुविधा थी, नहीं आधुनिक तरीके के उनके पास यंत्र थे, ट्रैक्टर नहीं थे, उसके अलावा जो है थ्रेसर नहीं था, न ही बिजली उत्पादन उनके पास थी। तो इतनी सारी चीज़ों की कमी के कारण वे ठीक से खेती नहीं कर पाते थे। अगर मान लीजिए कि वो इन चीज़ों को खरीद लेते हैं कर्ज लेकर साहूकार से, महाजन से या बड़े किसान से, तो बदले में उन्हें यह कर्ज कैसे चुकाना पड़ता ये वो ही समझ सकते हैं। अगर वो सोचते कि हम अपने 100 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर सकते हैं इन सामानों को कर्ज के रूप में खरीद कर, तो अगर उन्हें इसका फायदा नहीं होता तो अंततः वो कर्ज में ही डूब जाते। इससे वो क्या करते, उन्हें दुगना तिगुना काम करना पड़ता कर्ज चुकाने के लिए और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि जो है वो मालिक किसान के कार्यों के लिए जो है वो बहुत ही लाभदायक नहीं है। अगर 200 हेक्टेयर भूमि हो तो किसान जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। 100 हेक्टेयर भूमि पर उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मझोले बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे पूंजी का प्रबंध करते हैं। दूसरी ओर अधिकतर किसान को छोटे पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसान या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी प्रायः अधिक होती है। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि मझोले और बड़े किसान जो होते हैं कृषि से पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं और वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न होते हैं। मझोले और बड़े किसानों के पास जो है किसी भी तरीके की कमी नहीं होती है। एक तो उनके पास क्या होता है कि 200 हेक्टेयर से भूमि जो है उनके पास अधिक होती है, ये मझोले किसानों के पास होती है। जो बड़े किसान होते हैं उनके पास 200 हेक्टेयर से लेके 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि होती है, जिस पर वो आसानी से क्या करते हैं, खेती वगैरह कर पाते हैं। इसके अलावा उनके पास आधुनिक तकनीकी सुविधा है, उत्तम किस्म के बीज हैं, कीटनाशक यंत्र है, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है और बिजली से उत्पादन होने वाली अन्य मशीनें हैं, जिससे उन्हें खेती करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। कम समय में वो अच्छी तरीके से खेती कर लेते हैं और अपने गेहूं को वो बाजार में बेच पाते हैं, उनसे दुगना दाम कमा पाते हैं। इसके अलावा जो उनके पास गेहूं बच जाता है उसका वो अगले साल जो है प्रयोग करते हैं। इससे उनका भरण पोषण भी हो जाता है और वे गेहूं का उपयोग भी आसानी से कर लेते हैं। बदले में वे छोटे किसानों को क्या करते हैं, कर्ज देते हैं, जिससे कि वे ब्याज को दुगने रूप में उन्हें फायदे के रूप में लेते हैं। इस तरीके से बड़े किसानों का काम तो बहुत आसानी से चल जाता है। मझले किसान जो होते हैं जस्ट उनके बड़े किसान के बाद आते हैं। मझले किसान जो होते हैं उनके पास भी पर्याप्त भूमि होती है, 200 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, जिस पर उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा वो भी क्या करते हैं, तो छोटे छोटे कर्ज जो है वो छोटे मोटे किसानों को दे देते हैं और उनसे ब्याज लेते हैं। फिर उनके अलावा वो दुकानदारी और जैसे कि दूध वगैरह बेचने का कार्य भी वो क्या करते हैं, तो पालमपुर से लेकर रायगंज तक के बाजारों में इन सब चीज़ों का व्यापार करते हैं। तो मझोले किसानों की भी स्थिति जो है छोटे किसानों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम मझोले और बड़े किसानों के बारे में समझ गए, तो अब छोटे किसानों के बारे में भी समझ लेते हैं कि उनके पास 200 हेक्टेयर से भूमि काफ़ी ज़्यादा कम होती है, केवल 100 हेक्टेयर। इसमें कुछ अनुसूचित जनजातियां भी आती हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, अधिक कम भूमि पर ही 4-5 लोग खेती करते हैं और उनसे भरण पोषण करते हैं, जो कि यह पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा उन्हें फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, नहीं तो बड़े किसानों के पास काम करना पड़ता है। कभी कभी उनका भरण पोषण नहीं होने के कारण उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है। अगर वो अपनी अत्यधिक सुविधा देखते हैं कि हम अपने खेत पर में ही जितनी भी हमारे पास भूमि है उस पर ही खेती कर लें, तो इसके लिए भी उन्हें बीज खरीदने के लिए कीटनाशक यंत्र, उसके अलावा ट्रैक्टर, थ्रेसर खरीदने के लिए बड़े और मझोले किसानों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण वो कर्ज नहीं चुका पाने के कारण क्या होते हैं, तो उन्हें अपनी भूमि भी गिरवी रखनी पड़ती है पैसों की तंगी के कारण। तो छोटे किसानों की स्थिति क्या है, बड़े किसानों से पूरी तरीके से भिन्न है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11, सविता को किन बात पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला और क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। चलिए पहले इसे अपने सरल शब्दों में समझते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे पालमपुर गाँव में, तो हमने क्या देखा था कि सविता जो है एक गृहिणी है और उसके पास जितनी ही भूमि है वो सोचती है कि हमारे पास जितनी भूमि है हम उस पर क्या करें, तो थोड़ा सा ऋण ले लें बड़े किसानों से और उसके अलावा उस पैसे से वो क्या करे, तो उन्नत किस्म की बीज,
थ्रेसर, ट्रैक्टर, कीटनाशक यंत्र, मतलब जितना पैसा वो ली है उसमें जितनी सारी मशीनें आ सके वो खरीद ले और तब जाकर अपने खेत पर वो क्या कर सके, बहुत सारी चीज़ों की खेती कर सके, गेहूँ, चावल, इसके अलावा और भी कुछ अन्न उपजा सके, जिससे कि उसे फ़ायदा हो सके और परिवार का भरण पोषण कर सके। वो एक गृहिणी भी है और उसके 2-4 बच्चे भी हैं, तो उन्हें जो सविता है उसे सब कुछ ध्यान में लेकर चलना है। अब सविता जब कर्ज ले लेती है और यह क्या करती है, चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तब वो साहूकारों और बड़े किसानों के पास जो है उनकी खेती में काम करती है। 100 रुपया से भी कम उन्हें महीना दिया जाता है, जिस कारण वो क्या है तो मजबूर है काम करने के लिए, क्योंकि उसे ऋण चुकाना है। अब चलिए यहाँ जो बातें दी गई हैं उन्हें समझते हैं कि तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा दिया कि अगर वो 4 महीना तक पैसा नहीं दे पाती है तो 24% जो है ब्याज की कटौती होगी, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन दर पर उसके खेतों में काम करने को भी तैयार हो जाती है, क्योंकि वह अगर ऋण नहीं चुका पाएगी इसलिए वो 35 रुपया प्रतिदिन पर उसके खेत में काम करेगी। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया गया ब्याज जो है वो बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक है। अगर सविता बैंक से कर्ज लेती तो उससे अच्छे महीने दिए जाते कर्ज चुकाने के लिए और ब्याज भी जो है तेजपाल सिंह से कम लगता है। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित दर पर ब्याज लेती तो उसकी हालत जो है वो निश्चय ही इससे अच्छी रहती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपने क्षेत्र में कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखें। पुराने निवासी से बात करने के लिए पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन से मुझे पता चला कि 30 वर्ष पुराने खेती के तरीके जो किए जाते थे, किसान अपने खेतों को बैलों की सहायता से जोतते थे। सिंचाई की बहुत अधिक सुविधा नहीं थी, वे मानसून की बरसातों पर निर्भर रहते थे, बहुत अनियमित होते थे। रहट को उस समय कुओं जिससे पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु तकनीक में प्रगति के साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवा दिए और HYBP बीजों में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की सहायता से खेती करने लगे। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर एवं मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जुताई एवं फसल कटाई को तेज कर दिया जाता है। अब चलिए इसे समझते हैं कि जैसे आप अपने आसपास के इलाकों में रहते हैं, वहाँ आप किसी किसान से पूछिए जैसी स्थिति उनकी अभी है, क्या 30 वर्ष पहले उनकी स्थिति वैसी ही थी, तो आपको वो क्या बताएंगे, नहीं, 30 वर्ष पहले जो है हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, हमें उन्नत बीज का ज्ञान नहीं था, उसके अलावा कीटनाशक यंत्र हमारे पास नहीं थे, हमारे पास ट्रैक्टर, थ्रेसर, उसके अलावा बिजली से उत्पादन जिससे हम पानी आसानी से उपलब्ध कर पाते हैं, हमारे पास ये सब तकनीकी सुविधाएं नहीं थी। अब 30 वर्षों के पश्चात उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हें पहले वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, अब बिजली के आ जाने के कारण वे आसानी से मोटर या समरसेबुल से पानी प्राप्त कर लेते हैं और खेती में काफ़ी ज़्यादा उपयोग आसानी से कर पाते हैं और वे वर्षा पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। इसके अलावा जब खेती की जाती थी तो कीड़ों का डर रहता था, कीट पतंगों का, कि वे आकर फसल बर्बाद न कर दे। तो पहले जो किसान थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि होती थी, वे कीट पतंगों को भगा नहीं पाते थे, उनके पास जो घरेलू सुविधा थी उनका उपयोग कर पाते थे। लेकिन कीटनाशक यंत्र के आ जाने से अब के किसानों के पास जो है कीटों को भगाना आसान हो गया है और खेत भी जो है वो बर्बाद होने से बच जाते हैं। इसके अलावा जो है ट्रैक्टर से भी खेती आसानी से की जाती है, जहाँ लोग हल और बैल का प्रयोग करके पहले खेत को जोता करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर से कम ही समय में जो है बहुत अधिक खेत जोत पाते हैं। फिर उसके अलावा आगे बढ़िए तो हम क्या देखते हैं कि जो फसल कटाई होती थी तो पहले लोग 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा 50-60 आदमी को गांव में रखते थे ज़मीन पर, और वहाँ पे खेती के बाद जो है कटाई, उसके बाद छटाई और फिर उसे चुना जाता था, फिर फटका जाता था। लेकिन अब थ्रेसर के आ जाने से इन सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। लोग कम समय में ही और कम आदमी को और कम मजदूरी दिए बिना ही अपना काम आसानी से स्वयं कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले 30 वर्षों में बहुत सारे अंतर थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा किसानों को सुविधा प्राप्त हो गई है। अब जो है पहले के मुकाबले गेहूं की उत्तम किस्में जो है वो दिखने लगी हैं। पहले जो है बहुत कम मात्रा में वो गेहूं उपजा पाते थे, अब साल भर में ही वो बहुत अच्छे से गेहूं का उत्पादन कर पाते हैं। तो चलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके क्षेत्र में कौन गैर कृषि उत्पादन करते हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। पहले हम गैर कृषि समझ ले कि क्या होता है। कृषि तो आप समझते हैं जो हम खेती वगैरह करते हैं, गेहूं, चावल, आलू, अन्न और भी मक्का वगैरह की भी खेती। लेकिन गैर कृषि क्या होता है, जो कृषि से अलग हो। इसके अलावा दुकानदारी, उसके बाद दूध का काम वगैरह हो गया,
और फैक्ट्रियों में काम करना, इन सब चीज़ों को हम गैर कृषि कहते हैं। तो डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, पहन, मुर्गी का पालन, बढ़ई, दर्जी, ये सब क्या है? गैर कृषि उत्पादन है। उसके बाद इनकी सूची बनाना, और ये कौन लोग करते हैं? तो मान लीजिए कि बहुत सारे किसान होते हैं, उनको जो है अपनी भूमि पर जितनी भी उनके पास भूमि है कम है, 100 हेक्टेयर तक है, तो वो खेती नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, तो बदले में उन्हें गैर कृषि काम करना पड़ता है। गैर कृषि कार्य तो आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसे समझते हुए चलते हैं। गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे कि गाँव में जो गैर कृषि होती है उसकी प्रणाली को बढ़ाने के लिए हम कौन सी क्रियाकलाप को अपना सकते हैं? तो हमारे गांव में 75% लोग कृषि पर निर्भर है, जिसमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल है, किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है और कृषि क्रियाओं में अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनमें से काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, साक्षी कार्य आदि गैर कृषि कार्य। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं। जब उनके पास खेतों में कुछ काम नहीं होता है, वो बेरोजगार होते हैं, यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सिद्ध होगा। चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं कि गाँव में अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो हमें एक तकनीकी सुविधा अपनानी चाहिए। पहले आप मान लीजिए कि किसान तो बहुत होते हैं गाँवों में और 75% हमारी जनता कृषि पर ही निर्भर है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो किसान है उनकी एक सूची बनाएंगे कि किन लोगों के पास जो है वो खेती की सुविधा नहीं है, किन लोगों के पास जमीन जो है वो कम है। उनको गैर कृषि के बारे में क्या करेंगे? तो उनको हम उपाय बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास जमीन कम है और आपके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, तो आप दुकानदारी करें या फिर गाय भैंस पालें, उसका दूध जो है आप जाकर शहरों में बेचें, तो इससे फायदा होगा। हम आजकल देखते हैं भी होंगे अपने शहरों में कि गांव से लोग क्या करते हैं, शहर दूध बेचने आते हैं। ये एक गैर कृषि कार्य का उदाहरण है। इसके अलावा लोगों को प्रशिक्षण देना, गाँव में जाकर जैसे कि सिलाई का प्रशिक्षण देना, उसके अलावा मुर्गी पालन सिखाना, तो ये सारी चीजें गाँव के लोगों को, किसानों को क्या करेंगी? काफी ज्यादा सहायता करेंगी, जिससे वो क्या करेंगे तो अपने जीवन को भी सुदृढ़ कर पाएंगे और जो भी दिक्कतें उन्हें हैं वो क्या करेंगे? आसानी से इसे दूर कर पाएंगे। तो चलिए आप गैर कृषि कार्य समझ गए होंगे। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों